गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ विशाल बंसल। आज हम अपना कंपनी अकाउंट की जो बुक है अकाउंटेंसी की पार्ट ए वॉल्यूम 2 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसका चैप्टर 7 से स्टार्ट करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है। सीबीएसई में इंडिविजुअल ये चैप्टर करीब 15 नंबर के पास आपके पास आता है। ठीक है, तो आइए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। बहुत वैल्यूएबल चैप्टर है। इसकी ये फर्स्ट वीडियो है। फर्स्ट ऑफ ऑल इस चैप्टर में हमें सीखना होता है कंपनी के बारे में। कंपनी के बारे में आप 11th क्लास में भी सीख करके आए हैं। कंपनी एक्चुअल में होती क्या है? कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ, क्रिएटेड बाय लॉ, हैविंग अ सेपरेट लीगल एंटिटी, हैविंग अ सेपरेट लीगल एंटिटी विद अ परपेचुअल सुसेशन, विद अ परपेचुअल सुसेशन एंड अ कॉमन सी, एंड अ कॉमन सी। यही चीज कंपनी के फीचर्स भी बताती है। ये बिल्कुल एक परफेक्ट डेफिनेशन मिस्टर हैले ने जो है दी हुई है कंपनी के बारे में। क्या बोलता है कि कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन इस वजह से है क्योंकि कंपनी को किसी इंसान ने बनाया है, भगवान ने नहीं बनाया। तो इंसान जिस भी चीज को बनाता है वो एक आर्टिफिशियल चीज होती है। इस वजह से कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ। क्रिएटेड बाय लॉ इस वजह से बोला गया है क्योंकि कंपनी जो है वो कंपनी एक्ट 2013 को फॉलो करती है। उस लॉ के अकॉर्डिंग जो है कंपनी में काम किया जाता है। इससे पहले कंपनी एक्ट 1956 लगता था, आज कंपनी एक्ट 2013 के रूल्स रेगुलेशन लगते हैं। सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी से मीन होता है कि कंपनी की अपनी एक अलग पहचान होती है। सेपरेट मीन्स अलग, लीगल मतलब एक कानूनी तौर पे, और एंटिटी मतलब आइडेंटिटी मीन्स पहचान। तो कंपनी की अपनी अलग पहचान होती है। कंपनी अपने बिहाफ पे किसी भी पर्सन के साथ कॉन्ट्रैक्ट में आ सकती है, किसी को भी अपने बिहाफ पे सोर्सेज परचेज सेल करने का काम कर सकती है। कोई भी पर्सन कंपनी के नाम पे उसके खिलाफ केस फिल कर सकता है और एटसेट्रा। ठीक है, विद अ परपेचुअल सुसेशन। देखिए परपेचुअल सुसेशन का मीन क्या होता है कि हमें कंपनी की स्टार्टिंग डेट के बारे में नॉलेज होती है बट हमें कंपनी के एंडिंग डेट की कोई नॉलेज नहीं होती है। ये हमारा अकाउंट का गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल भी है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू परपेचुअल सुसेशन वी हैव नो अबाउट द स्टार्टिंग डेट ऑफ कंपनी बट वी हैव नो आइडिया हाउ लॉन्ग कंपनी विल बी सर्वाइव। कंपनी कितना लंबा जाएगी हमें इसका कोई नॉलेज नहीं है। इसी वजह से बहुत सारे लोग कंपनी के साथ जुड़ते हैं। अगर हमें ये पता चल जाए कि कंपनी अभी डूबने वाली है तो लोग कंपनी के साथ जुड़ेंगे भी नहीं। ठीक है, एंड अ कॉमन सील। कॉमन सील मीन्स कंपनी का सिग्नेचर। ठीक है, कंपनी का अपना देखिए कंपनी तो एक आर्टिफिशियल पर्सन है, एक बिल्डिंग है, तो कंपनी कोई ह्यूमन बीइंग तो नहीं है किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में है। और सिग्नेचर कैसे करेगी? सिग्नेचर के लिए होता है कंपनी का कॉमन सील, कंपनी की स्टैंप। कोई भी लीगल कॉन्ट्रैक्ट जिसके साथ कंपनी किसी पर्सन के साथ कॉन्ट्रैक्ट में आना चाहती है तो उस पर कंपनी की स्टैंप लगेगी। स्टैंप लगने के बाद भी जो है कंपनी के जो डायरेक्टर्स होते हैं जिनके पास सिग्नेचर राइट होता है वो वहां पे सिग्नेचर कर देगा और कंपनी किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में आ जाएगी। क्लियर है? ये कुछ फीचर्स हैं। इसके अलावा एक आपको फीचर दिया हुआ है कि इसमें ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर। आपको एक फीचर मिल जाता है। कंपनी की जो पूरी कैपिटल होती है वो छोटे छोटे अंशों में डिवाइडेड होती है, उन्हें ही हम शेयर्स बोलते हैं। जैसे मान लीजिए आपकी कंपनी की जो टोटल कैपिटल है वो टोटल कैपिटल मान लीजिए आपकी कंपनी की 10 लाख रुपए है और इस 10 लाख को हमने 100 रुपए के एक शेयर के अंदर बांटा हुआ है। मतलब वैल्यू कितनी है? पर शेयर 100 है। तो आपके पास टोटल कितनी शेयर्स अवेलेबल होंगे? 1000 शेयर्स अवेलेबल होंगे ऑफ 100 ईच। तो ये आपके लिए क्या है? ये जो 100 शेयर्स के अंदर आ गया ये आपके लिए क्या है? उस आपकी कंपनी के टोटल शेयर्स है। और इन शेयर्स को इजीली ट्रांसफर किया जा सकता है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को दिए जा सकते हैं। एंड सेपरेशन ऑफ मैनेजमेंट फ्रॉम ओनरशिप ये हम डिस्कस कर चुके हैं। क्लियर है स्टूडेंट? अब हम बात करते हैं काइंड्स ऑफ कंपनी की। देखिए अगर हम कंपनी की बात करें, कंपनी कितनी तरह की हमारे पास होती है। तो कंपनी हमारे पास कुछ टाइप्स है कंपनी के। हमारे पास अनलिमिटेड कंपनी होती है। अनलिमिटेड कंपनी वो कंपनी होती है जिसके अंदर व्यक्ति की जो लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड रहती है। जैसे कि पार्टनरशिप में होती है ना, कल को अगर लॉस हो जाए तो उसकी जो पर्सनल प्रॉपर्टी है वो भी लायबल हो जाएगी अमाउंट को पेड करने के लिए। हालांकि इंडिया में इस टाइप की कंपनी रेयर ही देखने को मिलती है, ज्यादा नहीं देखने को मिलेगी। ठीक है, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। कंपनी
लिमिटेड बाय गारंटी। तो कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी वो कंपनी होती है जिसमें कंपनी के इन्वेस्टर को एक गारंटी दी हुई है कि आप 10 लाख रुपए के लिए कंपनी के जो है इन्वेस्टर है, तो कल को अगर लॉस होता है तो वो व्यक्ति सिर्फ 10 लाख तक के लिए लायबल है, इससे ज्यादा की नहीं है, क्योंकि उसकी गारंटी क्या है, 10 लाख रुपए तक ही है। ठीक है। एंड द लास्ट वन इज कंपनी बाय शेयर। इसी के ऊपर हमारा पूरा चैप्टर टिका हुआ है, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर। शेयर क्या होते हैं मैंने आपको ऊपर बताया ही है। ठीक है। तो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर ये पूरा हमारा चैप्टर है। इसमें कुछ डिफरेंट टाइप की कंपनी हम पढ़ते हैं, जैसे प्राइवेट कंपनी। अब देखिए, प्राइवेट कंपनी और एक कंपनी होती है हमारे पास पब्लिक कंपनी। ये पूरा टॉपिक हमारे पास क्लास 11th बिजनेस में आया था। प्राइवेट कंपनी या पब्लिक कंपनी में फर्क क्या होता है, ध्यान से सुनेंगे। प्राइवेट कंपनी वो कंपनी होती है जिसमें कम से कम 2 और ज्यादा से ज्यादा जो है 200 व्यक्ति हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं हो सकते। पब्लिक कंपनी जिसमें कम से कम जो है 7 व्यक्ति होते हैं, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। प्राइवेट जो कंपनी है वो अपने वर्ड के पीछे प्राइवेट लिमिटेड वर्ड लगाती है। पब्लिक कंपनी अपने वर्ड के पीछे पब्लिक लिमिटेड वर्ड सिर्फ लिमिटेड वर्ड लगाती है और कुछ नहीं। जो प्राइवेट कंपनी होती है उसमें कम से कम जो है 2 डायरेक्टर होने चाहिए। पब्लिक कंपनी में कम से कम 3 डायरेक्टर होने चाहिए। जो प्राइवेट कंपनी है उसको स्टार्ट करने के लिए 1 लाख रुपया चाहिए होता है, पब्लिक कंपनी के लिए कम से कम 5 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट होती है। जो प्राइवेट कंपनी होती है पब्लिक में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस ये है, जब आप प्राइवेट कंपनी को बनाएंगे ना तो प्राइवेट कंपनी के लिए आपको एक सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन लेना होता है। क्या होता है वो 11th बिजनेस में आपने अच्छे से सीखा होगा। कंपनी को ना बनाने की कुछ स्टेज होती है, प्रमोशन स्टेज, इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट और कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। ये 3 स्टेज होती है, आपने रीड की होंगी। तो जो प्राइवेट कंपनी होती है उसे स्टार्ट करने के लिए सिर्फ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन की रिक्वायरमेंट होती है। अगर आपने सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ले लिया तो प्राइवेट कंपनी स्टार्ट हो जाएगी। बट पब्लिक कंपनी के लिए आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के बाद कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस की स्टेज भी पास करनी होती है। कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस की स्टेज आपको पता है क्या होती है, इस स्टेज पे उसी कंपनी को पब्लिक कंपनी का दर्जा दिया जाता है जो कंपनी आम जनता को भी अपनी कंपनी में एज ए शेयर होल्डर बनाती है। मीन्स अपनी कंपनी के शेयर पब्लिकली इशू करती है, लोगों का रुपया भी अपनी कंपनी में इन्वेस्ट करवाती है। जब हम ये कैपिटल स्टेज पूरी करते हैं तब हमें कमेंसमेंट सर्टिफिकेट मिलता है। क्लियर है? तो ये आपके पास पब्लिक कंपनी होगी। समझ गए फ्रेंड्स? ठीक है। तो पब्लिक कंपनी के पास ही राइट होता है शेयर इशू करने का, आम जनता से रुपया मंगाने का। प्राइवेट कंपनी के पास ऐसा कोई राइट नहीं होता है कि वो आम जनता से रुपया मंगा सके या लोगों का रुपया इन्वेस्ट करवा सके। क्लियर है स्टूडेंट्स? बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक था। ठीक है। इसके बीच का डिफरेंस होप तो आपको समझ आ गया होगा। एंड द लास्ट वन इज आपके पास 1 पर्सन कंपनी। ठीक है। 1 पर्सन कंपनी नाम से पता चल रहा है ऐसी कंपनी जिसमें ओनर कौन होगा, सिर्फ एक व्यक्ति इसके अंदर ओनर होता है, एक से ज्यादा व्यक्ति नहीं होते हैं। ठीक है। तो 1 पर्सन कंपनी के लिए इन्होंने कुछ आपको दिया हुआ है कि कंपनी एक्ट 2013 में इसको जगह मिली हुई है। इसके लिए 2008 में एक्ट पास किया गया था 1 पर्सन कंपनी का। क्लियर है? मेंबर्स ऑफ 1 पर्सन कंपनी के लिए इंडियन रेजिडेंट होना चाहिए, इंडियन सिटीजन होना चाहिए। रेजिडेंट की डेफिनेशन आप समझते होंगे ना, रेजिडेंट व्यक्ति वही कहलाता है जो प्रीवियस ईयर में इंडिया में कम से कम 182 डेज रहा हो, 182 डेज उसने इंडिया में स्पेंड किया हो और उसका इकोनॉमिकल इंटरेस्ट इंडिया में हो, तो वो पर्सन इंडियन जो है रेजिडेंट कहलाता है। और सिटीजन और रेजिडेंट में थोड़ा सा फर्क होता है। सिटीजन होती है बाय बर्थ, मतलब आपने अगर जन्म जो लिया है वो इंडिया में लिया है या फिर आपके ग्रैंड फादर मदर तक अगर वो इंडियन है तो आप क्या कहलाएंगे, आप इंडियन सिटीजन कहलाएंगे। सिटीजन आप सिर्फ एक ही कंट्री के होंगे, लाइक इंडियन सिटीजन है या अमेरिकन सिटीजन है, लेकिन रेजिडेंट आप मोर देन 1 कंट्री हो सकते हैं। ठीक है। 1 पर्सन कंपनी के लिए आपको 50 लाख से ज्यादा की आप कैपिटल इन्वेस्ट नहीं कर सकते। ठीक है। और 1 पर्सन कंपनी एवरेज एनुअल टर्नओवर ऑफ 3 ईयर्स शुड नॉट एक्सीड 2 करोड़।
इसका जो 3 साल का जो एवरेज टर्नओवर है वो 2 करोड़ से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, ठीक है। और इसने बोला हुआ है कि 1% कंपनी कैन नॉट कन्वर्ट इटसेल्फ इनटू पब्लिक और प्राइवेट कंपनी अनलेस अ 2 ईयर हैज एक्सपायर्ड फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। जब आपको कंपनी बनाए हुए 2 साल से ज्यादा का टाइम हो जाएगा तो आप अपनी कंपनी को या तो प्राइवेट कंपनी में तब्दील कर सकते हैं या फिर आपको जो है इसमें पब्लिक कंपनी में तब्दील कर सकते हैं। क्लियर है, समझ गए आप इस चीज को? तो ये चीज है, ठीक है स्टूडेंट्स, यहां तक कि आपको क्लैरिटी हो गई होगी, ठीक है। अभी नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अभी हमारे पास में जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है शेयर का, कि शेयर क्या होते हैं। थोड़ी सी चीज मैंने आपको शेयर के बारे में पीछे भी बता दी है, ठीक है। एक मैंने एग्जांपल भी दिया था, ये 10 लाख वाला आपको एग्जांपल समझ आया होगा, ठीक है। अभी देखिए मीनिंग ऑफ शेयर की बात करते हैं कि शेयर एक्चुअल में होते क्या है। ठीक है, शेयर की एक छोटी सी डेफिनेशन है कि टोटल कैपिटल ऑफ द कंपनी इज डिवाइड इनटू यूनिट ऑफ स्मॉल डिनोमिनेशन। Total capital of a company is divided into small denomination. The small denomination is known as share. जैसे कि कंपनी की टोटल कैपिटल अगर 10 लाख रुपए है, इस 10 लाख रुपए को आपने 100 रुपए के छोटे छोटे अंशों में डिवाइड कर दिया, मतलब एक फेस वैल्यू 100 ले गया, तो 100 से डिवाइड करके आपके पास ये कितना आ गया, 10,000 आ गया। इसमें 10,000 क्या है, आपके शेयर है, और एक शेयर की वैल्यू कितनी है, ऑफ 100 ईच। एक शेयर की वैल्यू कितनी है, 100 ईच। तो ये आपके लिए क्या है, शेयर्स कहलाते हैं, ठीक है। नेचर ऑफ शेयर की बात करें तो जो शेयर का नेचर है वो क्या है, ट्रांसफरेबल नेचर है। आप शेयर को इजीली ट्रांसफर कर सकते हैं, किसी अदर व्यक्ति को अगर आप बेचना चाहें तो आप बेच सकते हैं, ठीक है। ये आपके पास में सेल ऑफ गुड एक्ट 1930 एक्ट के अकॉर्डिंग काम करता है। अभी देखिए टाइप ऑफ शेयर की बात करें, ये भी आप टॉपिक थोड़ा पढ़ के आए हुए हैं 11वीं क्लास में। तो हमारे पास 2 तरीके के शेयर होते हैं, आगे आपको चैप्टर में मदद मिलेगी इससे। एक आपके पास प्रीफरेंस शेयर होते हैं और एक आपके पास इक्विटी शेयर होते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इनके बीच का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। प्रीफरेंस मतलब प्रीफरेंशियल राइट, प्रीफरेंशियल मतलब पहले मिलने वाला अधिकार। इक्विटी शेयर मीन्स समता अंशधारी, मतलब कि एक समान अंशधारी। जो प्रीफरेंस शेयर है उन्हें इक्विटी शेयर होल्डर से पहले डिविडेंड पाने का अधिकार होता है। इक्विटी शेयर होल्डर को प्रीफरेंस शेयर के बाद सबसे एंड में रुपया पाने का अधिकार होता है। प्रीफरेंस शेयर के लिए हमेशा एक डिविडेंड की रेट फिक्स होती है, जैसे लिखा मिलेगा 10% प्रीफरेंस शेयर ऑफ 10,000। जैसे देखिए जो ये रेट है ये लिखी हुई मिलेगी, ये जो आगे रेट लिखी हुई है ना, ये इसकी डिविडेंड की रेट, इस रेट से प्रीफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड मिलता है और डेफिनेटली मिलता है। इक्विटी शेयर होल्डर के लिए ऐसी कोई डिविडेंड रेट फिक्स नहीं है, उन्हें कोई फिक्स रेट से डिविडेंड नहीं मिलता, उनको सिर्फ इतना लिखा होता है इक्विटी शेयर ऑफ 10,000। उनकी कोई प्रीफिक्स डिविडेंड रेट नहीं होती है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। प्रीफरेंस शेयर होल्डर जो होते हैं वो कंपनी के रियल ओनर नहीं होते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर रियल ओनर होते हैं। प्रीफरेंस शेयर होल्डर के पास कोई वोटिंग राइट नहीं होता, इक्विटी शेयर होल्डर के पास वोटिंग राइट होता है। इक्विटी शेयर होल्डर का रुपया कभी कंपनी अपने जीवन काल में वापस नहीं करती, बट प्रीफरेंस शेयर होल्डर का रुपया आज के टाइम सेबी की गाइडलाइंस है 20 साल के अंदर अंदर तो आपको प्रीफरेंस शेयर होल्डर का रिडम्पशन करना ही पड़ेगा, मीन्स उनका रुपया वापस देना ही देना पड़ता है। 20 साल से ज्यादा के लिए आप प्रीफरेंस शेयर इशू नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अभी आपको मैं कुछ टाइप ऑफ प्रीफरेंस शेयर बताता हूँ। जैसे हमारे पास में फर्स्ट टाइप आता है कम्युलेटिव प्रीफरेंस शेयर होल्डर। कम्युलेटिव प्रीफरेंस शेयर होल्डर ऐसे शेयर होल्डर होते हैं जिनका जो डिविडेंड का रुपया जुड़ता रहता है। मान लीजिए मुझे 10% के हिसाब से डिविडेंड मिलता है,
इस साल कंपनी में प्रॉफिट नहीं था, कंपनी ने मुझे डिविडेंड नहीं दिया, कोई बात नहीं, अगले साल मुझे 10% पिछले साल का मिल जाएगा और 10% इस साल का जुड़ के मिल जाएगा। तो इस टाइप के प्रीफरेंस शेयर होल्डर को कम्युलेटिव प्रीफरेंस शेयर होल्डर बोलते हैं। एक होता है नॉन कम्युलेटिव प्रीफरेंस शेयर होल्डर, वो व्यक्ति होते हैं जिनका रुपया जुड़ के नहीं मिलता है, ठीक है। मीन्स उनका रुपया अगर मान लीजिए इस साल प्रॉफिट नहीं है, उनको डिविडेंड नहीं मिला, तो अगले साल उनको डिविडेंड सिर्फ 10% ही मिलेगा, अगर प्रॉफिट हुआ तो पिछले साल का 10% नहीं दिया जाएगा, ठीक है। एक होते हैं पार्टिसिपेटिंग प्रीफरेंस शेयर होल्डर। पार्टिसिपेटिंग प्रीफरेंस शेयर होल्डर वो व्यक्ति होते हैं जो अपने, जैसे मान लीजिए इक्विटी शेयर होल्डर को रुपया आपने दे दिया, उसके बाद आपके पास कुछ रुपया और बच गया, तो इस टाइप के प्रीफरेंस शेयर होल्डर उस रुपए में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बचे हुए रुपए में, ठीक है। और जो नॉन पार्टिसिपेटिंग होते हैं, नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रीफरेंस शेयर होल्डर के पास ऐसा कोई राइट नहीं होता है, ठीक है। मतलब इक्विटी शेयर होल्डर के रुपया देने के बाद अगर कोई रुपया बच गया तो वो रुपया इनमें नहीं बांटा जाता है, ठीक है। एक होता है रिडीमेबल मीन्स जिनका रुपया वापिस करना होता है। रिडीमेबल प्रीफरेंस शेयर होल्डर में होता है जिनका रुपया कंपनी डेफिनेटली वापस करेगी, पहले ही कंपनी बता देती भाई ये प्रीफरेंस शेयर होल्डर 5 साल के लिए इशू करें या 10 साल के लिए, मीन्स उनका रुपया वापस किया जाएगा। एक होता है नॉन रिडीमेबल जिनका रुपया वापस नहीं किया जाता, तो भी मैंने आपको बताया नहीं, गाइडलाइन सेबी की गाइडलाइंस है कि 20 साल में तो रुपया वापस देना ही पड़ेगा, ये आपकी मजबूरी है। एक होते हैं कन्वर्टेबल प्रीफरेंस शेयर होल्डर। कन्वर्टेबल प्रीफरेंस शेयर होल्डर ऐसे शेयर होल्डर होते हैं जिनके पास में एक अधिकार होता है कि वो चाहे तो अपने शेयर को इक्विटी शेयर में कन्वर्ट करवा सकते हैं, उनके पास ये अधिकार है, ठीक है। और एक होते हैं नॉन कन्वर्टेबल प्रीफरेंस शेयर होल्डर, ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनके पास कोई अधिकार नहीं है कि वो अपने प्रीफरेंस शेयर को इक्विटी में कन्वर्ट करवा लें। वो किस नेचर के होंगे? नॉन कन्वर्टेबल नेचर के होंगे। क्लियर है? समझ गया आप इस चीज को? कोई प्रॉब्लम यहाँ तक में? तो आज के लिए आपके पास टॉपिक यही है, यहाँ तक आपने पढ़ लेना है, तो ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाएंगे, ठीक है स्टूडेंट? टेक केयर।